नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोलकाता के बिजनेसमैन अमित अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ईडी ने अमित अग्रवाल को घूस देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अमित अग्रवाल ने कुछ समय पूर्व झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपए घूस देते हुए गिरफ्तार कराया था राजीव को। और सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अमित अग्रवाल को अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। ईडी ने अग्रवाल को उनके साल्टलेक स्थित आवास से उठाया है और रांची लेकर रवाना हो गई है। गौरतलब है कि वह अमित अग्रवाल है जिसने झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और 50 लाख रुपए के साथ अधिवक्ता को गिरफ्तार करवाया था। यह वही अमित अग्रवाल हैं और जिस तरीके से अब अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई है, तमाम सारे आरोप अमित अग्रवाल पर लगे हुए हैं। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये अमित अग्रवाल है कौन। तो अमित अग्रवाल कौन है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अमित अग्रवाल कोलकाता के एक बड़े कारोबारी का नाम है और अमित अग्रवाल सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं, झारखंड सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। यह भी स्पष्ट कर दें यहां पर अवैध माइनिंग की राशि के साथ बड़ी राशि में निवेश को लेकर अमित अग्रवाल का नाम अक्सर चर्चा में रहा है। अमित अग्रवाल के भाई विनीत अग्रवाल रांची में वनस्पति का कारोबार करते हैं, एक बड़े कारोबारी हैं। वकील राजीव कुमार ने अग्रवाल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। राजीव कुमार झारखंड हाईकोर्ट के एक वकील हैं और जिनके अभी मैंने गिरफ्तारी का जिक्र किया। तो याचिका वापस लेने के लिए अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को कोलकाता बुलाया था और याचिका लेने की बात कही थी वापस, लेकिन रिश्वत की रकम 50 लाख रुपए देने से पहले ही उसने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने छापेमारी की और राजीव कुमार को हिरासत में ले लिया। राजीव कुमार से 1 करोड़ में याचिका वापस लेने का सौदा तय हुआ था। यह अमित अग्रवाल ने जानकारी दी थी, आरोप लगाए थे राजीव कुमार पर। राजीव कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी याचिका दायर कर रखी है। यह याचिका हेमंत सोरेन के खदान लीज आवंटन और शेल कंपनियों के खिलाफ है और उन मामलों को जानकारी के लेकर के है। इसके अलावा भी उन्होंने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और कई मामलों में वो उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। अमित अग्रवाल का ये पूरा जो कनेक्शन है वो मैंने आपको बताया। राजीव कुमार का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि राजीव कुमार की जब गिरफ्तारी हुई थी, राजीव कुमार पर अमित अग्रवाल ने बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि जो जनहित याचिका है उसको लेने के लिए राजीव कुमार से जो उनकी डील हुई थी वो 10 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी और वो डील 10 करोड़ के बाद 4 करोड़ में हुई और 4 करोड़ के बाद धीरे धीरे जब उसमें बार्गेनिंग की गई तो वो बार्गेनिंग करते हुए 1 करोड़ पर डील आकर के फिक्स हुई और 50 लाख रुपए के साथ राजीव कुमार की पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई थी और उस दौरान अमित अग्रवाल का नाम सामने आया था और अब अमित अग्रवाल भी हिरासत में है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अग्रवाल की तार फैले कहां तक हैं, कहां तक कनेक्शन है अमित अग्रवाल का। हमारे साथ फिलहाल प्रतुल शहदेव जी जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राकेश कुमार, हमारे सहयोगी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे। दरअसल ये पूरे जो कनेक्शन है, पूरा ये लिंक है, अगर इस लिंक का जिक्र करें कोलकाता से लेकर के और झारखंड तक फैला हुआ है पूरा कारोबार। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम सारे आरोप भी लगा रहे हैं, उन आरोपों का भी जिक्र भी करेंगे, प्रतुल शहदेव जी से भी पूछेंगे क्या है। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से अमित अग्रवाल का इतना बड़ा नाम और अगर ये कहे कि झारखंड में शैडो सीएम के नाम से भी काफी फेमस है, क्या कुछ कनेक्शन है हेमंत सोरेन से या फिर जेएमएम से? इसी वजह से कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई नजर आती है। इस मामले को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अमित अग्रवाल का जैसे ही नाम सामने आता है वैसे ही कहा जाता है कि सत्ता के गलियारों में उसकी जो धमक थी और जो पकड़ थी उस पर चर्चा की जाती है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इससे आरोप लगाए हैं पहले भी और इसको लेकर चर्चा पहले भी की जाती रही है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए कि जिस मुद्दे की मैं बात करना चाह रहा हूँ उसमें राजीव कुमार जो
कुमार जो अधिवक्ता हैं उनका एक मामला था, पीआईएल दाखिल किया गया था जिसके लिए वो हाई कोर्ट में लड़ रहे थे। उसमें अमित अग्रवाल का भी नाम शामिल था। अमित अग्रवाल का नाम हटाने को लेकर के इस तरह की बातें आ रही थी कि शायद रिश्वत देने की बात कही गई, पैसे के लेन देन की बात कही गई, और इसके बाद से कोलकाता बुलाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, राजीव कुमार को, राशि के साथ, एक बड़ी राशि के साथ। तो वैसे में राजीव कुमार जैसे ही गिरफ्तार हुए उसके बाद से ये जानकारी मिली ईडी को कि इस मामले में कई चीजें और भी जुड़ी हैं। तो ईडी की टीम ने राजीव कुमार को अपने कस्टडी में लिया और उसके बाद से पूछताछ करने के बाद से उन्हें जेल जरूर भेज दिया। लेकिन जो कुछ सुराग मिले खास करके राजीव कुमार की तरफ से, उसके बाद से अमित अग्रवाल का भी नाम सामने आया कि अमित अग्रवाल कैसे किस तरीके से इस पूरे मामले में जुड़े हुए बताए जाते हैं। चाहे वो माइंस लीज आवंटन का मामला हो या फिर यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जाती थी या फिर कई बड़े मामलों को लेकर अमित अग्रवाल का नाम पहले भी आता रहा है। तो ऐसे में जब ईडी की टीम सारी चीजों को खंगालने लगी और जिन लोगों से पहले पूछताछ की गई थी उनसे जो बातचीत के दौरान सुराग मिले थे उसके आधार पर जब तहकीकात की गई तो कुछ तथ्य मिले उनको, और इसके बाद से अमित अग्रवाल को बुलाया गया पूछताछ के लिए। कल कोलकाता में सॉल्ट लेक में उनके आवास से उनको बुलाकर लाया गया और इसके बाद से पूछताछ के दौरान कई चीजें सामने रखी गई। और हो सकता है कि जिस तरीके से ईडी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि कुछ दस्तावेज मांगे गए थे, जिस दस्तावेज को अमित अग्रवाल दिखाने में नहीं कारगर हो सके, और उसके बाद से देर शाम उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब से थोड़ी देर पहले रांची में उनको कोर्ट में पेश किया गया है। और हो सकता है कि ईडी की टीम रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, ईडी की टीम रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। और जो जानकारी के अनुसार खबरें सामने आ रही हैं वो ये भी कि जो अमित अग्रवाल से सवाल पूछे गए हैं वो ईडी के अधिकारियों ने जो पूछे थे उससे अधिकारी संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। प्रतुल शाहदेव जी, क्या लगता है कि आप जिस बात का इंतजार कर रहे थे, जिस समय का इंतजार कर रहे थे, आप लगातार पिछले महीने से इस बात को कह रहे थे कि अब पिछले महीने अगस्त से आप लगातार कह रहे थे कि बहुत ज्यादा दिन अब नहीं बचे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है कि अब वो दिन आपको दिखने लगे हैं क्या? देखिए, अभी मैं राकेश जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो शैडो सीएम के रूप में जाने जाते थे, या संभवतः आपने कहा था ऐसा। वो शैडो सीएम नहीं थे अमित अग्रवाल, वो सुपर चीफ मिनिस्टर के रूप में झारखंड के सत्ता के गलियारे में जाने जाते थे। और अब ईडी की जांच होगी तो वो इस बात की आगे तक तहकीकात होगी। लेकिन आप देखें, जो इलीगल माइनिंग का रैकेट को प्रेम प्रकाश और जिस तरीके से पंकज मिश्रा और दाऊ यादव और बच्चा यादव मिलकर चलाते थे साहिबगंज के इलाके में, और ईडी ने प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किया था कि 100 करोड़ का रैकेट है। बाद में ईडी ने उस एस्टिमेट को रिवाइज करके 1000 करोड़ का कर दिया था। तो उस रैकेट से जो अवैध खनन का पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ, कोयले तक में अभी आया नहीं, सिर्फ पत्थर से इनका ईडी का अनुमान था कि 1000 करोड़ का अवैध खनन हुआ था। तो ये आरोप लगा था कि अमित अग्रवाल की जो शेल कंपनियां हैं उनके जरिए इन पैसों को ठिकाने लगाया जाता है और देश विदेश में भेजा जाता है। और अब आते इलीगल माइनिंग की बात, अगर कोयले की इलीगल माइनिंग की बात करें तो जानकार बताते हैं कि कोल इंडिया की जो अनुषंगी इकाइयां हैं झारखंड में, बीसीसीएल और सीसीएल, उनसे भी ज्यादा प्रोडक्शन कोयले का इलीगल माइनिंग के रैकेट में हुआ। और ये करीब 12-13 जिले ऐसे थे जिसमें कोयले का रैकेट जमकर चला। बाद में एनआईए भी इस बात की जांच कर रही है क्योंकि उग्रवादी संगठनों को भी रैकेट से उपकृत होने की बात आई थी। तो ये जो कोयले का इलीगल माइनिंग का रैकेट था, इसके भी पैसे को अमित अग्रवाल के द्वारा खपाने की बात सामने आई थी। तो अब अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा, दाऊ यादव, प्रेम प्रकाश, हम ये सब मानते हैं ये तो कंपनी के मैनेजर थे, ये तो कंपनी के पेड स्टाफ थे। कंपनी के मालिक पे कब हाथ पड़ेगा हम उसका अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जिस तरीके से ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, ये तो सिर्फ जो कहते हैं ना कि प्यादे थे, असली राजा कर पहुंचना अभी भी बाकी है। चलिए ठीक है, जांच पड़ताल होगी और सब वही हमने कहा ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बीच हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। इंदुकान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। इंदुकान जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ओंकारनाथ जी से एक सवाल ले लेते हैं। ओंकारनाथ जी, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला सामने आया और ये कहा जा रहा है कि बड़े ही पैमाने पर अवैध खनन को लेकर के या जिक्र करें या प्रशासनिक हस्तक्षेप का जिक्र करें, अग्रवाल बंधु बड़े ही दमदारी के साथ काम करते नजर आ रहे थे झारखंड में। देखिए सर, इसे हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि प्रतुल जी जो बात कहे मैं उनसे सहमत हूँ। और धीरे धीरे तो भी पता चल जाएगा कि देखिए, जो भी कारोबारी बंधु थे
ये इनसे पूछिए कि जो कारोबारी बंधु थे जिनकी भी सरकार रही झारखंड में, उनसे इनका गुड रिलेशनशिप था, अच्छा रिलेशनशिप था, चाहे अकबर जी की सरकार हो चाहे अन्य सरकार हो। तो अभी तो देखिए पन्ना पलट रहा है, इसमें खुल रहा है, तो पता चल जाएगा कि रघुवर जी की सरकार में क्या हालत इनका रहा, कौन लोग हैं। धीरे धीरे देखिए अभी कथा तो स्टार्ट है ना, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, अभी तो बहुत कांड है। तो अभी पता चलेगा इसमें कई लोग जो है ना, अभी सफेद पोस्ट लोग जो है और सफाई दे रहे हैं, वो नहीं दे पाएंगे। कई लोग अभी आएंगे, इन्हें कि बच्चा यादव और पंकज मिश्रा नाम के भले रहे हो कि अभी भाई सरकार थी तो इन लोग का सहारा लिया गया, पंकज मिश्रा का मुख्यमंत्री करीबी है तो ले लिया गया, लेकिन राजीव अग्रवाल और जहां तक बच्चा यादव की बात है तो उनका सबसे गुड रिलेशनशिप रहा जितनी भी सरकारें रही सब में। अब ठीक है कि सरकार में एक कलई खुला है और बातें बहुत सामने आई है, ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसके जो पीछे के जो पर्दा के लोग हैं वो कई लोग हैं और धीरे धीरे मैं प्रतुल जी की बात एक बहुत एक बड़ी कलई अभी खुलेंगे। एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबे नाम है उसमें, चाहे सोनू अग्रवाल का हम जिक्र करें, आपने मिश्रा का जिक्र किया, तमाम सारे ऐसे नाम हैं। सोनू अग्रवाल को लेकर के भी तमाम सारी चर्चाएं हुई थी, 2 साल पहले एक महिला ने भी उन पर तमाम सारे आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अब परत दर परत जो है खुलने शुरू होंगे और मामले तह तक जाएंगे, पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से नाम और शामिल हैं। इंदुकान जी, जिस तरीके से अब अमित अग्रवाल जो कि एक बिजनेसमैन है, इतना बड़ा हस्तक्षेप सरकार में होना, क्या वास्तव में ये सरकार के लिए शर्मनाक घटना नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक ये छवि बनी हुई है कि अमित अग्रवाल न केवल एक बिजनेसमैन है बल्कि शैडो सीएम भी के नाम से वो जाने जाते हैं। जी सभी को नमस्कार। योगेश जी देखिए, जो बातें अमित अग्रवाल के बारे में बिल्कुल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ओपन सीक्रेट के तौर पे पूरे समाज में खास तौर से झारखंड में लोग जानते हैं, अब वो बिल्कुल सामने एक एक करके सबके सामने उसके तथ्य आते जा रहे हैं। इसके पहले किस्से कहानियों में थे, चर्चा होती थी, और अब जब ईडी ने जिस तरह से आपने देखा कि पूजा सिंघल और माइनिंग घोटाले में जिस तरह से प्रेम प्रकाश और तमाम लोगों की गिरफ्तारी की और उनके चार्जशीट में अमित अग्रवाल का उल्लेख किया कि किस तरह से रुपए बनाए जाते थे माइनिंग घोटाले में और वो पैसे इन्वेस्ट किए जाते थे इन लोग के माध्यम से, जिस तरह से प्रेम प्रकाश के यहाँ से 2 राइफलें बरामद हुई, बाद में उसको ठीक कहा था अपने प्रतुल जी ने, उन्होंने कई बार चर्चा में बात कही कि उसको फिर बाद में दिखाया गया कि झारखंड पुलिस का है, और वो पुलिस वाले जो सीएम के यहाँ ड्यूटी पर थे उन्होंने अपने बयान भी दिए कि हमको फंसाया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है, और मैं प्रतुल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह की चीजें आई हैं हाल फिलहाल के समय में, जिस तरह से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को पकड़ा गया और सैकड़ों करोड़ का घोटाला पकड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री के भाई का नाम आया, उनकी पत्नी का नाम आया, मुख्यमंत्री का नाम आया, अब बचा क्या इस राज्य में? उसके बाद भी जब राज्य सरकार के लोग दावा करते हैं कि गरीब गुरबा की सरकार चला रहे, गरीब गुरबा के हित में काम कर रहे हैं, विधायकों को लेकर के आज तक गवर्नर से और चुनाव आयोग से कोई आदेश वास्तव में आया नहीं, उन्हें बताया नहीं गया, और विधायकों को लेकर यहाँ वहां कोचिंग हो रही है, भाग रहे हैं, एक भी विधायक का कोई प्रमाण नहीं आया कि उसको भाजपा या किसी ने संपर्क किया हो। तो ये देख करके ऐसा लगता है कि कैसी सरकार चल रही है, कौन लोग चला रहे हैं, क्या स्वयं भी कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं होनी चाहिए कि आगे आकर कहे कि इतनी गड़बड़ियां चल रही हैं, हम जनता का विश्वास फिर से हासिल करेंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को और तमाम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल विचार करना चाहिए। और बीजेपी की तरफ से एक और बात कही गई थी, खासतौर पर निशिकांत दुबे जी ने बात कही थी कि इनकम टैक्स और चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दिया गया है जेएमएम की तरफ से कि उनके पार्टी फंड में किस किस ने डोनेशन दिया है, उसमें नाम था राजेश एक्सपोर्ट का भी नाम था। उसमें कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो अमित अग्रवाल की है और विनीत अग्रवाल का भी नाम सामने आया था। उसमें ये बताया गया कि इन लोगों को जो अकाउंट है वो एनपीए है। तो एनपीए होने के बाद इतनी बड़ी रकम इनके पास आई कहां से? रांची के पास बताया जा रहा है कि 300 से 400 एकड़ की जमीन खरीदी गई, वो राशि कहां से आई? ये भी एक बड़े सवाल उठ रहे हैं। योगेश जी देखिए, मैंने तो अपने लाइफ में ऐसा बहुत कम वाकया देखा है जहां मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि, सो कॉल्ड प्रतिनिधि पंकज मिश्रा
करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं और उनके बचाव में पूरी सत्ताधारी पार्टी खड़ी हो जाती है। और तो और आप देखें कि जिस तरह से पंकज मिश्रा के यहाँ से मुख्यमंत्री के चेकबुक और तमाम चीजें मिलती हैं और उसका कहीं से खंडन में नहीं आता मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय से। ये चीजें तो मतलब दुर्लभ है और ये झारखंड में ही संभव है, जहां पे जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, आपको याद होगा कि बैग में नरसिंहा राव घूसकांड में संसद से बैग में कैश लेकर भागते हुए पाए गए थे। इनके परिवार के लोग राज्यसभा वोटिंग में बैगों में कैश लेकर करके उड़ीसा भागते हुए पकड़े गए थे। क्या हालात है, राजनीति का क्या स्तर है, यहाँ पे देख के कई बार बहुत आश्चर्य होता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। प्रतुल जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक ले लेते हैं कमेंट और जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर अब आगे की जो तस्वीर है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर सारी चीजों को देख रहे हैं और कवर भी कर रहे हैं, तो आगे की तस्वीरों का अगर हम जिक्र करें तो अब क्या कुछ तस्वीरें कहती नजर आ रही हैं? देखिए योगेश, कई चीज़ें एक साथ जोड़कर देखी जाएंगी और खास करके ईडी की टीम जब छापेमारी करती है या जांच करती है और उसके बाद जो तहकीकात करती है उसमें तमाम चीज़ों को जोड़कर देखा जाता है। यानी कि अमित अग्रवाल से लेकर जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए नजर आएंगे उन सारे लोगों को इस दायरे के तहत लाया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला है, अमित अग्रवाल ईडी की गिरफ्त में है और हो सकता है कि आज ही अगर रिमांड मिल जाती है ईडी की टीम को तो उसमें पूछताछ के दौरान कई चीजें सामने आएंगी जिसका खुलासा हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ईडी की टीम जांच कर रही है और इसमें कई और नाम को सामने आने की उम्मीद बताई जा रही है। जी क्या माना जाए, क्योंकि ये कहा जा सकता है क्या कि खुद ही के बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए, क्योंकि राजीव कुमार को जिस तरीके से उन्होंने फंसाने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 10 करोड़ में पहले डील हुई याचिका वापस लेने के लिए, फिर 4 करोड़ में हुई, फिर 1 करोड़ में डील हुई और उस 1 करोड़ की आधी जो रकम थी 50 लाख रुपए वो लेकर के वो जा रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि अमित अग्रवाल की तरफ से ही जानकारी पुलिस को दी गई, उसके बाद ये पूरी गिरफ्तारी की गई। तो ये कहा जा सकता है क्या कि खुद के जाल बिछाए में खुद ही फंस गए? देखिए, एक बात जो सूत्रों के हवाले से है, अभी तक उसकी पुष्टि ईडी की टीम नहीं की है कि जिस तरीके से खास करके राजीव कुमार ने इस मामले को जिस तरीके से पीआईएल के तहत काम करना शुरू किया था, तो जो दस्तावेज होते थे खास करके उसकी एक कॉपी उनकी व्हाट्सएप पे या ईडी की टीम के पास भेजी जाती थी उनकी तरफ से और इसके बाद से ईडी की टीम को सारी जानकारियां थी कि आखिर राजीव कुमार जिस केस को लड़ रहे हैं उसमें अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की चीजें चल रही हैं। और इसके बाद से ईडी की टीम ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं और कोशिश की है कि इन सारे मामलों को जो व्हाट्सएप में ग्रुप में आए थे उनको जोड़कर देखा जाए और इन्हीं सारे तथ्यों के आधार पर जब बातचीत की गई है तब जाकर ये मामला सामने आ पाया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अमित अग्रवाल की तरफ से जो दाव खेले गए थे वो सीधा सीधा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और फिलहाल ईडी की टीम ने कहीं न कहीं अमित अग्रवाल को गिरफ्त में लेकर के कई चीजों की तहकीकात कर रही है। जी बिल्कुल। प्रतुल जी, अभी आपने सुना ओंकारनाथ जी को, देखिए अब परत दर परत जब खुल रहे हैं तो अब इसमें आप तो कह रहे हैं ठीक है कि अभी कौन कौन से नाम शामिल हैं वो नाम आने बाकी है, लेकिन ओंकारनाथ जी को यह भी उम्मीद है कि अभी पिछले नाम कौन कौन से शामिल हैं, पिछली सरकारों में क्या क्या खेला हो रहा था, वो भी उनको उम्मीद है कि वो भी नाम सामने आने चाहिए। देखिए, ईडी की इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जैसा आपने कहा था। हाँ। तो जिस किसी ने भी गड़बड़ी की है किसी भी कालखंड में उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकारें चेहरा देखकर कार्य नहीं करती, लेकिन अभी मैं इंदुकांत दीक्षित जी की बात सुन रहा था, उन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले जिससे साफ होता है कि ये सत्ता के दलालों का जो कनेक्शन है वो सीधा मुख्यमंत्री आवास से है। पहला, जो प्रेम प्रकाश के घर में 2 AK-47 राइफल्स मैगजीन के साथ बरामद हुआ था, उन गार्डों की ड्यूटी मुख्यमंत्री आवास में थी और उस मामले में रांची पुलिस ने हमारे डिस्कशन होने तक लगभग 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी FIR नहीं किया। अब आप समझ सकते हैं कवर अप कैसा हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो इंदुकांत दीक्षित ने बिल्कुल सही बताया कि जो पंकज मिश्रा के घर में जब ईडी के छापे पड़े थे तो मुख्यमंत्री के साइंड चेक, साहब साइंड चेक तो कोई तभी रखता है जब उसको पता है कि वो कारोबार कोई कर रहा है उसके नाम पर और उसको डे टू डे जो वर्किंग होती है उसमें उन चेकों की जरूरत होती है। साइंड चेक, अनसाइंड चेक, मुख्यमंत्री का पासबुक, ये पंकज मिश्रा के घर में मिलता है। और एक जो सबसे इस पूरे घटना की आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, वो जो एक पानी का जहाज पकड़ा जाता है साहब, उसका साइज आप देखेंगे तो वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से कम नहीं है।
उसमें एक बार में 60-70 ट्रक लोड होते हैं। एक बार अगर आप उसकी तस्वीर को देखेंगे पानी के जहाज से, जिससे अवैध तस्करी हो रही थी, जिस जहाज को परमिशन नहीं था इनलैंड वाटरवेज में ट्रेवल करने का, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से कम नहीं लगता था। और ये सच में झारखंड ही में संभव है कि मुख्यमंत्री माइनिंग मंत्री रहते, खुद माइनिंग लीज लेते हैं, अपनी पत्नी को जमीन देते हैं इंडस्ट्री के लिए, अपनी साली को भी देते हैं ससुराल, और अपने परिवार में सामंजस्य करके रखते हैं, अपने भाई को भी माइनिंग लीज देते हैं। और अब देखिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े फेमसली कहा था कि भाई तू डाल मैं पाट, और उन्होंने ये भी कहा था कि शतरंज खेलना तो आइए खेल लेते हैं, कौन हमको हरा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी भूल गए कि सबसे पहले इस शतरंज के खेल में राहुल यादव, बच्चा यादव जैसे प्यादे ढेर हो गए। अब मुख्यमंत्री के मंत्री पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल जैसे उनके मंत्री जो उनको घेरे में रखते थे, वो भी ढेर हो गए। अब राजा अकेला बच गया। जी ठीक है, अब क्या है, कौन कौन नाम आएंगे वो जांच के बाद पता चल पाएगा। ओंकारनाथ जी, देखिए प्रतुल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, जो इस बात का आपने जिक्र किया कि अगर पुरानी सरकारों में भी कहीं ना कहीं हाथ अमित अग्रवाल का था, संलिप्तता थी, तो उन पर कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। लेकिन अब क्या आगे आने वाले समय में हेमंत सोरेन के लिए आपको लगता है कि वास्तव में अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं ज्यादा? देखिए, आम आदमी पार्टी तो ये भी शक जाहिर कर रही है क्योंकि ईडी है केंद्र सरकार में, तो अब पिछली सरकार के कार्यकाल का जांच निष्पक्ष से हो कि नहीं हो, इस पर तो हम लोग का ये है विरोधाभास है कि पिछली सरकार पे लोग बचाने कार्यकाल के जो जांच हो उसमें बचाए लोग, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है। इनका मतलब आप जांच एजेंसी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इनका जांच चलता है। ओंकारनाथ जी, आप जांच एजेंसी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं ना। हमारी मांग करती है कि जो पिछली सरकार रघुवर सरकार रही है उसमें ही सारे लोग यही लोग, यही वजीर, यही एक्का, यही बीबी, यही लोग हैं। अब यही लोग खिलाड़ी थे, तो उनके खिलाड़ियों को अब और लोग कौन कौन लोग हैं, उसके खिलाड़ी को संचालक कौन कौन है, उनका भी नाम आ जाए, ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं। तो इसके लिए इस पर हम लोग का शक है कि अब इसमें इनका जांच सही हो कि नहीं हो, क्योंकि इनका ईडी चलता है, ईडी और सीबीआई चलता है। प्रतुल जी, आप बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, जांच एजेंसी पर सवाल, क्योंकि केंद्र के अधीन आएगी जांच एजेंसी, तो उसमें भी दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इन पर विश्वास नहीं है कि इनका विश्वास तरीका से नहीं हो, काम नहीं हो रहा है इनका। विरोधी दल के हिसाब से अपना काम करते हैं, तो हमको ओंकार जी बोले तो मैं बोलूं। ओंकार जी, मैंने आपको ले लीजिए जवाब, ले लीजिए ओंकारनाथ जी, ले लीजिए। प्रतुल जी बोलिए आप। देखिए, ये शायद भूल रहे हैं, एक्चुअली इनकी सरकार खुद शराब नीति और तमाम चीजों में करप्शन के मामले में दिल्ली में बुरे तरीके से घिरी हुई है। आज पंजाब के नहीं टोका ओंकार, मैंने नहीं टोका ओंकार, बहुत पड़ा, ओंकार मिला कुछ भी नहीं। सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए ओंकारनाथ जी, सुन लीजिए प्रतुल जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए आप। मैं नहीं टोक रहा हूँ डिबेट में, उसके बाद ये मेरे समय में बोलते आप बोल दीजिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ना तरीके से दिल्ली भी है, और इन जैन से लेकर इनकी जो शराब नीति थी, सुनने ये कटघरे में खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं। और आज दोपहर में इनके पार्टी के पंजाब के तहसील के बड़े नेता को एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ में गिरफ्तार किया गया। देखिए, जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करती हैं। हमारे यहाँ ये शायद अपनी सरकार और कांग्रेस के कार्यकाल को याद करके बोल रही है। हमारे यहाँ जांच एजेंसी पर किसी को रोक नहीं है। बड़ौदा में हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष थे शर्मा, उन पे ईडी का छापा पड़ा, पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे खत्म करने दें। ओंकार जी क्या बोलिएगा? ओंकार जी, आप फिर से अपनी आदत से लाचार है। मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। ओंकार जी, अरे ओंकार जी 10 सेकंड में सीबीआई क्या कार्रवाई हुआ? सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, ईडी और सीबीआई वहाँ पे कोई आपकी सरकार नहीं है, ईडी और सीबीआई वहाँ कैसे करेगी आपकी पार्टी? आपकी पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार का निंदा आज कर रही है और अपना बैठ कर प्रवचन दे रहे हैं। मैं इतने संयमित भाषा में बोल रहा था। ठीक है इंदुकान जी से, ठीक है एक सेकंड आप रुकिए, प्रतुल जी आप भी रुकिए। इंदुकान जी, अभी देखिए ओंकारनाथ जी ने सवाल खड़े किए हैं जांच एजेंसियों पर, क्या ये संदेश जाहिर करना जायज बनता है क्या ओंकारनाथ जी का? योगेश जी, ओंकार जी को सिर्फ मैं एक चीज याद दिलाऊंगा
कि भ्रष्टाचार की जो मांग कर रहे हैं जांच की, वो झारखंड में बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। हाँ। और प्रतिनिधि स्वीकार किया कि जांच एजेंसियां कोई भी सरकार रही हो उससे निरपेक्ष होकर के सभी के समय की जांच करेगी। लेकिन देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जब एक उंगली हम किसी को दिखाते हैं तो 3-4 उंगली अपने तरफ होती है। अभी अभी ओंकार जी को पता होगा कि आबकारी नीति में अगर कह रहे हैं कि कोई पकड़ा नहीं गया, तो पुरानी आबकारी नीति हटाकर जो नई लगाई थी उसको वापस क्यों लिया आपकी सरकार ने, नंबर 1। और वापस लेने के बाद ओंकार जी आप अपनी जानकारी ध्यान में दुरुस्त कर लीजिए, सिर्फ 1 सितंबर से 30 सितंबर के लिए दिल्ली सरकार को पुरानी आबकारी नीति लागू करने पर 768 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। जबकि जो रेवेन्यू नीति उन्होंने बदली थी, आबकारी नीति, उसमें करोड़ों का घाटा, सैकड़ों करोड़ का घाटा हुआ 1.5 साल में, 1.25-2 साल में दिल्ली को। तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है ओंकार जी? सबके साथ, सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली पार्टी जब अपने खिलाफ जांच की बात आती है, जो देश की राजनीति की दिशा बदलने की बात करते थे, तो बातें बदलने लगते हैं, किनारा करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं इंदुकांत जी। और ये मुझे लगता है कि सभी पार्टियों, सभी राजनीतिक दलों के साथ ऐसी बीमारी है। उनके साथ अगर जांच होती है तो वो सामने सवाल खड़े करने लाजमी कर देते हैं। केंद्र में जब जिसकी सरकार होती है उस पर पटक्षेप करना, उस पर सवाल खड़े बड़े आसान होते हैं। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से अब अमित अग्रवाल को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, अमित अग्रवाल के नाम पर जिस तरीके से पूरी झारखंड सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये अब उम्मीद लगाई जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अमित अग्रवाल के अब जांच में और पूछताछ में कौन कौन से वो नाम सामने आने वाले हैं जिनका बड़ा खुलासा होने वाला है, और जांच एजेंसी को मिली डायरी में वो कौन कौन से नाम शामिल हैं, वो कौन कौन से नाम उन डायरियों में लिखित हैं जिनके अभी आने सामने नाम बाकी हैं। और ऐसे में सरकार से सवाल अब पूछना भारतीय जनता पार्टी का लाजमी है, और अब झारखंड सरकार को भारतीय जनता पार्टी आड़े हाथ लेती नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।